काव्या आँख खोलकर बेड पर बैठ जाती है और मुस्कुराने लगती है। काव्या तो उसी वक्त उठ गई थी जब आदित्य उससे दूर हो गया, लेकिन वह देखना चाहती थी कि आखिर आदित्य क्या करेगा। कुछ ही देर में आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है और काव्या को एक नज़र देकर उससे नजरें हटा लेता है। काव्या अपनी जगह से उठकर कबर्ड से कपड़े निकालने लगती है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है तो आदित्य दरवाजे को खोलता है। सामने एक सर्वेंट खड़ा था। काव्या भी थोड़ा झांकते हुए उसे देखती है। सर्वेंट आदित्य को देखकर कहता है, सर, दादी ने आपको बुलाया है। जैसे ही काव्या यह सुनती है उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। आज वही दिन है जब आदित्य उससे दूर जाने वाला था। यह याद आते ही काव्या के चेहरे पर जो थोड़ी मुस्कुराहट थी वह पल भर में गायब हो जाती है। सर्वेंट के बोलते ही आदित्य उसके साथ चला जाता है। काव्या उसे जाते हुए देखती है, फिर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वह एक पीली साड़ी पहनते हुए बाहर आती है। इस वक्त उसका सर झुका हुआ था। वह जैसे ही आदित्य काव्या को देखता है उसमें ही खो सा जाता है। काव्या आईने के सामने खड़े होकर मंगलसूत्र पहनती है, उसके बाद सिंदूर। आदित्य अभी काव्या को एक टक देखे जा रहा था। जैसे ही काव्या अपनी नज़रें आदित्य की तरफ करती है, आदित्य अपनी नज़रें उससे हटा लेता है और अपने फ़ोन में देखने लगता है। काव्या भी अपनी नज़रें उससे हटा लेती है। अचानक ही काव्या की नज़र टेबल पर पड़ती है जिसमें 2 धागे रखे हुए थे। यह धागा मंदिर में काव्या ने पंडित जी से मांगी थी, एक तो आदित्य के लिए और एक अर्जुन के लिए। वह कुछ सोचते हुए एक धागा उठाती है। आदित्य कुछ देर फ़ोन पर देखने के बाद अपनी जगह से उठ जाता है और बाहर जाने लगता है। रुकिए, यह एक आवाज़ सुनकर आदित्य के कदम वहीं ठहर जाते हैं। उसकी धड़कन तेज होने लगती है। आदित्य वैसा का वैसे ही खड़ा हो जाता है, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखता। काव्या अपने कदमों को बढ़ाते हुए उसके सामने खड़ी हो जाती है। काव्या को देखकर आदित्य उसे बस देखने लगता है। काव्या एक नज़र आदित्य को देखती है, फिर अपने हाथ बढ़ाकर आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही काव्या आदित्य का हाथ पकड़ती है, आदित्य अपने हाथ को देखने लगता है। काव्या अपने हाथ में लिए धागे को आदित्य के हाथों पर बांधने लगती है। उसे ऐसा करता देख आदित्य बस काव्या को देखने लगता है। काव्या धागा बांधकर आदित्य को देखने लगती है, जो उसे ही कब से देखे जा रहा था। काव्या, कल हम मंदिर गए थे। इतना बोल काव्या रुक जाती है और आदित्य का हाथ छोड़ देती है। उसके हाथ छोड़ते ही आदित्य बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। काव्या टेबल पर रखी दूसरे धागे को लेती है और अपने कमरे से निकल जाती है। काव्या सीधे अर्जुन के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वह कमरे में पहुंचकर अंदर चली जाती है। अर्जुन के कमरे में इस वक्त कोई नहीं था। काव्या उसके सामने जाकर बैठ जाती है। अर्जुन का चेहरा इस वक्त काफ़ी मुरझाया हुआ था। काव्या अर्जुन को बहुत गौर से देखती है। अर्जुन भी आदित्य की तरह ही काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन इस वक्त वह काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। काव्या कुछ पल अर्जुन को देखने के बाद अर्जुन के हाथों में वह धागा बांध देती है और उसके हाथ को थाम लेती है और कहती है, काश कि आपने हमें अपनाने के लिए हाँ ना कहा होता तो आज आप अपने परिवार के साथ खुश रहते। आपके परिवार को इतनी दर्द ना सहना पड़ता और आप उनसे दूर ना जाते। काव्या अर्जुन को इसकी गलती से रूबरू करवा ही रही थी कि पीछे से आवाज़ आती है, भाभी। आवाज़ काव्या के कानों में पड़ते ही वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ सौरभ खड़ा था। सौरभ चलते हुए काव्या के पास आ जाता है। उसको कमरे में देख काव्या अपना हाथ अर्जुन के हाथों से अलग करने ही वाली होती है, लेकिन कर नहीं पाती। यह देखकर वह हैरान हो जाती है। तभी वह अपनी हाथों को देखती है तो और ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि इस वक्त अर्जुन ने काव्या का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। यह सौरभ भी देख लेता है। सौरभ जल्दी से अर्जुन को चेक करता है। वहीं काव्या अपने हाथों को ही देखी जा रही थी। सौरभ अर्जुन को चेक करके अर्जुन से काव्या का हाथ छुड़ाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी, आपकी एक चुम्बन से अर्जुन की कंडीशन काफ़ी हद तक ठीक हो गई। ये सुनते ही काव्या दंग रह गई। सौरभ आगे कहता है,
वैसे यह बात नॉर्मल है। कोमा में जाने पर या तो इंसान को किसी झटके की ज़रूरत पड़ती है या तो किसी के एहसास की। इतना बोलते ही जैसे सौरभ को आदित्य के साथ काव्या का रिश्ता याद आता है और वह चुप हो जाता है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक शांति छा जाती है। तभी सौरभ काव्या को देखते हुए, भाभी आप यहाँ। काव्या थोड़ा शांत लफ्ज़ों में कहती है, हम कल मंदिर गए थे तो इनके ठीक होने की मन्नत के लिए धागा लेकर आए थे, बस वही बांधने आई थी। काव्या के इतना बोलते ही दोनों के बीच फिर से शांति छा जाती है। काव्या कुछ याद करते हुए सौरभ को देखती है, फिर कहती है, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इससे पहले भी आपको कहीं देखा है। सौरभ मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ भाभी, शायद आपने देखा ही होगा। मैं भी आदि के साथ पढ़ता था, बस सब्जेक्ट अलग थे। काव्या तुरंत कहती है, इसका मतलब आप भी उसी कॉलेज में थे? सौरभ मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। ऐसे ही दोनों कुछ पल के लिए कॉलेज की यादों में बस से जाते हैं। काव्या भी मुस्कुराते हुए कॉलेज की हर एक चीज़ों को सौरभ से रूबरू करवाती है। तभी अचानक से वहाँ काफ़ी नाराज़गी भरी आवाज़ आती है, आप दोनों अकेले ही यूँ गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे बुलाया तक नहीं। आवाज़ सुनकर दोनों ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो अनुराग मुंह बनाए खड़ा था। उसे इस तरह से देख सौरभ अपनी जगह से खड़ा होकर अनुराग के पास जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुझे हम कैसे बोल सकते हैं, खैर छोड़ो, आदि शायद जाने ही वाला होगा। फिर काव्या की तरफ देखकर, चलिए भाभी हम नीचे चलते हैं। अनुराग जल्दी से कहता है, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं, आदि भाई तो कब का निकल गए। यह सुनते ही काव्या अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। काव्या को इस तरह से जाता देख सौरभ और अनुराग एक दूसरे को देखते हैं। काव्या अपने कमरे में जाकर बालकनी की तरफ जाती है। आदित्य को देखने के मकसद से वह चली तो जाती है, लेकिन उसे ये ना पता कि आदित्य तो कब का वहाँ से जा चुका था। काव्या बालकनी से बाहर देखती है तो वहाँ ना आदित्य के बॉडीगार्ड थे और ना ही उसकी गाड़ियाँ। काव्या बालकनी में दीवार से सटकर बैठ जाती है। आदित्य ने आज उसे बिना कुछ बोले जाकर यह साबित कर दिया था कि काव्या उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। पता नहीं क्यों, पर काव्या को जब यह एहसास होता है तो उसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंद झलकते हुए उसकी आंखों से होकर गाल तक आ जाते हैं। वह शायद आदित्य के बहुत करीब जा चुकी थी। आदित्य के हर मूवमेंट से उसे फर्क पड़ने लगा था। काव्या यह समझ ही नहीं पाई कि कब वह आदित्य के साथ जुड़ गई। आदित्य ने तो आज तक उससे बात तक नहीं की, लेकिन केयर तो किया था। लेकिन यह केयर करना भी ठीक मजबूरी ही थी, जैसे दोनों का रिश्ता मजबूरी का था। काव्या को जब आदित्य के साथ उसका रिश्ता याद आता है तो उसके आंसू का बहना और बढ़ जाता है। एक बहुत ही अजीब सा दर्द जो काव्या ने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। काव्या अपने दर्दों को बाहे जा रही थी कि उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। वह जैसे ही अपनी दर्द भरी आंखों से साइड में देखती है तो चौंक सी जाती है। काव्या की साइड उसकी अक्ष शांति से उसे देख रही थी। जैसे ही अक्ष की नज़र काव्या पर पड़ती है तो वह उससे कहती है, क्या हुआ काव्या, तुम रो रही हो, लेकिन क्यों? तुम्हें तो पता है ना कि जिस अनचाहे रिश्ते में तुम जिसके साथ बंधी हो वह तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। फिर ये आंसू तुम क्यों बहा रही हो? भूलो मत, उसे इस रिश्ते और तुझ से कोई मतलब नहीं है। वह जो तुम्हारी चिंता करता है वह उसकी चिंता नहीं, उसकी दादी की दिया गया आदेश है जो वह निभा रहा है। वह जो तुम्हारी केयर करता है वह उसकी केयर नहीं बल्कि उसकी मजबूरी है जो वह निभा रहा है। सब कुछ तो तुम्हें पहले से ही पता है, तो तुमने कैसे सोच लिया वह तुमसे जाते वक्त अलविदा के लिए तुम्हारा इंतज़ार करेगा? काव्य को आदित्य और उसके रिश्ते से रूबरू करवा कर उसकी अक्ष पल भर में ही गायब हो जाती है। आखिर में उसकी अक्ष ने जितनी भी बात उससे कही सही तो थी। काव्य ने अनजाने में ही अपने रिश्तों से उम्मीद लगा लिया था, लेकिन आज वह पूरी तरह से समझ चुकी थी
जिस किस्मत की वजह से ख्वाबों में थी, वह बस उसका एक ख्वाब था। उसने जो मांग में सिंदूर भरी है, वह बस कुछ पलों के लिए था। गले में जो पवित्र बंधन के रूप में मंगलसूत्र पहनी थी, वह पवित्र बंधन का टूटना तो तय था। काव्य अपने दर्द से बाहर तब निकलती है जब उसे रूहानी के बुलाने की आवाज़ सुनाई देती है। काव्य अपनी बहते आंसुओं को जल्दी से पोंछ लेती है और जल्दी से बालकनी की रेलिंग पकड़कर खड़ी हो जाती है। रूहानी बुलाते बुलाते बालकनी की तरफ बढ़ जाती है तो उसे काव्य पीठ करके खड़ी मिलती है। भाभी, नाश्ते पर सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। रूहानी के बोलते ही कुछ पल बाद काव्य बिना मुड़े कहती है, आप जाइए, हम आते हैं। रूहानी ठीक है बोलकर वहाँ से चली जाती है। यह एहसास होते ही कि रूहानी जा चुकी है, काव्या बालकनी से वॉशरूम में जाकर अपनी दर्द को छुपाने की कोशिश करते हुए चेहरा धोती है और नीचे चली जाती है। करीबन 12 बजे श्रेष्ठा की आंखें खुलती है। उठते ही उसके शरीर पर बेहद दर्द होता है। दर्द से वह खुद को संभालते हुए अपनी नज़रें जब कमरे में घुमाती है तो उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही वह बेड की साइड देखती है तो नफरत की आग उसकी आंखों में साफ दिखने को मिलती है। साइड में ध्रुव मुस्कुराते हुए ही उसे ही देखे जा रहा था। श्रेष्ठा की आंखों में अब भी डर ना देखकर ध्रुव उसके ऊपर आ जाता है और उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, बेबी, इतने दर्द के बावजूद तुम्हारे आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं है। श्रेष्ठा जलती हुई आंखों से कहती है, डरूंगी और तुझसे चाहे कुछ भी कर लो, मेरी मकसद तो मैं पूरी करके ही रहूंगी। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, ओहो बेबी, अगर मैंने तुम्हारे साथ फिर से वही किया जो मैंने रात को किया तो तुम कब तक मुझे झेलोगी। श्रेष्ठा भी थोड़ी मुस्कुराते हुए कहती है, तू और कर भी क्या सकता है, और तू जितना भी मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ले, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं तोड़ पाएगा। दिल के होठों पर श्रेष्ठा की बातें सुनकर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। वह श्रेष्ठा के माथे पर किस करते हुए कहता है, आई लाइक योर एटीट्यूड बेबी। इतना बोलकर ध्रुव श्रेष्ठा के ऊपर से हट जाता है और अपना पैंट पहनकर श्रेष्ठा को चादर से लपेटकर वॉशरूम में जाता है। श्रेष्ठा तो बस उसे नफरत की नज़रों से देखने लगती है। कुछ देर बाद दोनों शॉवर लेकर बाहर आते हैं। अब तक श्रेष्ठा का दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो गया। ध्रुव खाना लेकर आता है और श्रेष्ठा की तरफ खाना बढ़ा देता है। श्रेष्ठा कुछ पल के लिए तो खाने को घूरती है, फिर उठाकर खाने लगती है, क्योंकि वह जब से पकड़ी गई थी तब से उसने कुछ भी नहीं खाया था। खाना खाने के बाद ध्रुव श्रेष्ठा की तरफ एक दवाई बढ़ाते हुए कहता है, बेबी, इसे खा लो, तुम्हें पेन कम होगा। श्रेष्ठा दवाई को घूरते हुए कहती है, अपना ये दिखावा किसी और के सामने जाकर करना, समझे तुम? मुझे अच्छे से पता है तुम कितने घटिया और गिरे हुए इंसान हो। दिल सपाट से जवाब देता है, आई नो बेबी।